हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सोनी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है एरर मेजरमेंट। सबसे पहले इसके वापस इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं, इस चैप्टर की भी, है ना। आईआईटी में इसका कितना इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि यूनिट एंड डायमेंशन जो अभी हम पढ़ चुके हैं और हमने जिसके अंदर पूरे तरह से आईआईटी के क्वेश्चंस, नीट के क्वेश्चंस, हमने हर तरह के क्वेश्चंस उसमें ले लिए थे, हर टाइप के क्वेश्चन ले लिए थे, है ना। तो यूनिट एंड डायमेंशन हमारा बहुत ही परफेक्ट हो चुका है अभी तक, ठीक है। अब हमारी बारी है एरर एंड मेजरमेंट की। बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है ये वाला। और आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं मैं तो ध्यान से समझना, अब आईआईटी में यूनिट एंड डायमेंशन और एरर मेजरमेंट को मिलाकर टोटल 4 क्वेश्चन पूछते हैं। कितने बेटा? 4 क्वेश्चन। यूनिट एंड डायमेंशन और एरर मेजरमेंट को मिला के वहां पर टोटल 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। 2015 में जेईई एडवांस की बात कर रहा हूं मैं आपसे। 2015 की बात करो 4 क्वेश्चन, 2016 की बात करो 4, 17 में 4, 18 में 4, मतलब हर एक पेपर में 4 क्वेश्चन मिनिमम तय हैं यूनिट एंड डायमेंशन और एरर मेजरमेंट में से। ये ध्यान रखना, जिसमें से यूनिट एंड डायमेंशन से भी 2 और एरर मेजरमेंट से भी 2 क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चला आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जेईई एडवांस में आपके पास कितने, यहाँ पर अगर इस चैप्टर से बात करूँ तो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने बेटा? 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ये मिनिमम है, ये तय है, ठीक है। आप ये मान के चलना कि जेईई एडवांस में यूनिट एंड डायमेंशन और एरर मेजरमेंट को मिलाकर मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आना ही है ना। और ट्रेंड जो चला आ रहा है वो 4 क्वेश्चन का है। अभी एक बार 2018 में तो हद ही हो गई, क्योंकि एक पेपर में ही चारों की चारों क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। 2018 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। टोटल मिला के 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 4 एरर मेजरमेंट और यूनिट एंड डायमेंशन के थे। तो सोचो लगभग ये 22.5% के करीब होगा, 22.5% के करीब। सोचो उस पेपर का 22.5% होगा ये, तो जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये छोटा सा एक चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन और एरर मेजरमेंट, और ये आपका सिलेक्शन करवाने में बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ रखेगा। फिर इतनी गारंटी में किसी की नहीं लेता, जितना चाहे वो ऑप्टिक्स हो चाहे मॉडर्न हो, किसी की भी नहीं। अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो वो 4 क्वेश्चन आएंगे और आपसे बनने वाले आएंगे, ये ध्यान रखना। हमें उससे मतलब नहीं है कि आप 11th में हो कि 12th में हो, आप इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते, यूनिट एंड डायमेंशन और एरर मेजरमेंट को। समझ में आ रही बात? चलिए, तो अगर मैं इसके क्वेश्चंस की बात कर लूँ तो भाई साहब जेईई एडवांस में अगर एरर मेजरमेंट से बात करें तो लगभग मिनिमम 2 क्वेश्चन तो पूछा जाएगा आपसे। जेईई मेंस की बात करी जाए, अगर जेईई मेंस की बात करी जाए तो जेईई मेंस में जो अभी पैटर्न बदला है उस हिसाब से अगर बात करें तो अब चेंज होने के बावजूद भी मिनिमम 1 क्वेश्चन तो तय ही है। यूनिट एंड डायमेंशन और एरर मेजरमेंट में से मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आएगा ही, ये तो बात तय है। हो सकता है वो 2 भी पूछ ले, याद रखना, है ना। एक इसमें से और एक यूनिट एंड डायमेंशन में से, इतना ध्यान रखना, ठीक है। वो पूछ सकता है। इसलिए अगर मैं मेडिकल की बात करता हूँ तो मेडिकल की एग्ज़ाम में अगर मैं नीट वेट की बात करें अगर हम, ठीक है, नीट की बात करें अगर हम, तो बेटा नीट में ना आप ये मान के चलना 1 से 2 क्वेश्चन तो इसके तय ही हैं, वो तो आना ही है, ठीक है। और बहुत इजी लेवल पे पूछता है, बहुत इजी लेवल पे पूछेगा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना आप कि जेईई एडवांस में यूनिट एंड डायमेंशन और एरर मेजरमेंट अकेला अगर आप यही दोनों कर लो तो आपके पास सिलेक्शन का क्राइटेरिया, मतलब आप देखो तो आप बढ़ जाएगा, आपका सिलेक्शन का रेट बढ़ जाएगा, पता है। तो आप इसमें और यूनिट एंड डायमेंशन में, उसमें तो महारती कर ही लो आप, ठीक है। क्योंकि 2018 की बात करूं तो मैं 2018 में तो इन लोगों ने एक 2 पैराग्राफ बनाए और उसमें क्वेश्चन जो पूछे गए थे ऐसे, उसमें तो शायद ये मतलब 2 यूनिट एंड डायमेंशन पर था और 2 एरर मेजरमेंट पर रख दिया था। इसी तरह से 2015, 16, 17 इन सब में भी क्वेश्चन आए हैं हर बार, ठीक है। चलिए, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं एरर मेजरमेंट, ठीक है। तो सबसे पहली बात करें हम एरर की, ठीक है। एरर मतलब गलतियाँ। देखो पहली बात ना दोस्त यार, आप ना एरर को ऐसे गलत वे में मत लो, गलत मत समझो। एरर मेजरमेंट की दुनिया में ये उसका हिस्सा है एक्चुअली, ठीक है। एरर का अगर अपन बात करें तो एरर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वहाँ पर, ठीक है। हमारी मेजरमेंट कभी भी बिना एरर के पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। हम कभी भी मेजरमेंट लेंगे तो एरर्स तो आती हैं, चाहे वो छोटी एरर हो चाहे वो बड़ी एरर हो, एरर्स तो होती हैं, हर जगह पर होती है। 100% कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, इतना ध्यान रखो आप तो, ठीक है। और
जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में जैसे गलतियाँ होती है ना, और उस गलतियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं हमेशा, ठीक है। तो और वो गलतियाँ आना ज़रूरी भी है, क्योंकि हमें उस गलती से कुछ सीखने के लिए मिलता है, कुछ चीज़ें से सामना करने के लिए मिलता है। हम ऐसे में फिर खुद से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, आपको मेजरमेंट में एरर जब मिलेगी तो आपको खुश होना है, आपको ना सीखना है। आप देखो कई बार गिरोगे, ठीक है, आपको लगेगा कि नहीं यार बहुत टफ है या ये कुछ भी लगे, आप गिरना मत, हार मत मानना यार, हार मत मानना, ठीक है। आपको गिराने वाले भी बहुत लोग मिलेंगे यार। आप अभी 11th में होंगे, अभी आपको 11th से 12th की पूरी जर्नी ट्रेवल करनी है, और आपको इसमें गिराने वाले खूब लोग मिलेंगे, चाहे वो आपके घर के ही क्यों ना हो, ठीक है। आपको गिरा हर जगह से जाएगा, मगर दोस्त उठ खड़ा होना, रोना मत, ठीक है। क्योंकि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है ना, उसके पीछे एक दिन काफिला होता है, और जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। और मैं भी ये चाहता हूं कि अगर आप गिरते हैं तो खुद उठें और अपनी मंजिल खुद बनाएं, खुद वहां तक जाएं, ठीक है। चलिए इसी सोच के साथ हम नया ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एरर एंड मेजरमेंट। तो बेटा मैंने थियरेटिकल पार्ट का जितना भी है उसको एक पेज में पहले से लिख के रख लिया, जिससे कि हमारा समय बच जाए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि एरर कितने प्रकार की होती हैं। तो बेटा एरर होती है 3 प्रकार की, ठीक है। 3 प्रकार की एरर होती हैं, एक होती है ग्रॉस एरर, एक होती है सिस्टमेटिक एरर, और एक होती है रैंडम एरर। आपको जो मेनली जिस पे ध्यान देना है वो है सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर। आपको ये दोनों ध्यान से पढ़ना है, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए सिस्टमेटिक एरर होगा, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए सिस्टमेटिक एरर होगा। बात क्लियर। चलिए अब फिर से एरर होती हैं 3 प्रकार की, ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर। ग्रॉस एरर क्यों आती है? ये हम इंसानों की जब जो गलतियां होती है ना छोटी मोटी, कि हमने जल्दीबाजी में रीडिंग गलत ले ली, हमारी केयरलेसनेस के कारण आती है वो, ठीक है, लापरवाही के कारण। तो ग्रॉस एरर क्या होगी? हमारी लापरवाही के कारण आने लगेगी, ठीक है। अगर हम लापरवाह ना हो तो आपकी ग्रॉस एरर हट जाएगी, ठीक। तो ये हुई आपकी ग्रॉस एरर, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। अब पढ़ते हैं सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर क्या होती है, ध्यान से समझना। सिस्टमेटिक एरर इंस्ट्रूमेंट के कारण आती है। जैसे इंस्ट्रूमेंट में कई बार क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है कई बार, तो जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने रीडिंग लेना चाहिए वो इंस्ट्रूमेंट खराब था, तो आपकी रीडिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा। तो इस तरह की जो एरर होंगी वो सिस्टमेटिक एरर में जाएंगी, ठीक है। कई बार हम ये जैसे मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमने लिखा है, जैसे कई बार हम एरर बहुत ज़्यादा ये इंस्ट्रूमेंट बहुत बार यूज़ कर लेते हैं तो कई बार वो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए वो हमारे पास सिस्टमेटिक एरर आने लगती है। लोडिंग इफेक्ट का मतलब ये बताना चाह रहे हैं हम, जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक होता है स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है कि आपको ना इस तरह से कुछ सिस्टम बना होता है और इसके बीच में स्प्रिंग लगी होती है, और यहाँ पर एक इस तरह से यहाँ पर वेट टांगा जाता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर वेट टांगते हैं तो यहाँ पर एक कोई सा पॉइंट होता है, जो कि आपको पहले तो स्टार्टिंग में न्यूट्रल पॉइंट बोला जाएगा, तो न्यूट्रल दिखाता था, मतलब 0 वेट। तो जब हमने उसके ऊपर वेट टांगा है ना, दोबारा टांगा, बहुत बार इससे रीडिंग ली, बहुत ज़्यादा बार, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, तो क्या होता है धीरे धीरे इसकी जो स्प्रिंग की स्टिफनेस है वो खत्म होने लगती है, ठीक है। तो जहाँ पर आपका न्यूट्रल पॉइंट आ रहा था ना पहले, तो अब हो सकता है कि जब आपने कुछ नहीं टांगा तो भी आपको वो 100 ग्राम शो कर रहा हो। क्या शो कर रहा हो? 100 ग्राम शो कर रहा हो। तो अब ये बताओ कि अब अगर मैं इसमें 5 किलो वेट टांगूंगा तो अब आपको वेट कितना दिखा रहा होगा? ये 5100 ग्राम, सही बात है, मतलब 5 किलो 100 ग्राम आपको वेट दिखाएगा ये। तो ये सब जो एरर होती हैं ये सब आती हैं सिस्टमेटिक एरर में, ठीक। अच्छा, अब रैंडम एरर क्या होती है? तो बेटा रैंडम एरर का आपको कोई पता नहीं होता। रैंडम एरर आपको पता ही नहीं कि वो क्यों हो रही है। हो सकता है वो टेम्परेचर के कारण हो सकता है प्रेशर के कारण हो सकता है हवा चल रही हो, ठीक है। आपने जिस आप रूम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, किसी ने दरवाज़ा 2-4 बार खोल दिया हो, अंदर आया हो, बाहर गया हो, तो उसके कारण हल्का सा इफेक्ट आ गया हो। पैरेलैक्स का हो सकता है। पैरेलैक्स मतलब समझते हैं आप? पैरेलैक्स मतलब ऐसा जैसे कि आप वेट मेज़र करने गए और वेट मेज़र करने में आपने जो वेटिंग मशीन होती है आप उसके ऊपर जब खड़े होते हैं, आपको पता हो, तो इस तरह से वो रीडिंग बताता है, ठीक है, इधर 50, ठीक है,
ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 60, 70, 80, इस तरह से होता है। मान लो आपका इधर अभी 60 दिखा रहा है, ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने ना एग्जैक्ट बिल्कुल ऊपर से देखा, उसके एग्जैक्ट ऊपर से, तो आपको 60 दिखाएगा। आप थोड़ा सा इधर होके देखें, तो इधर से जब होके देखेंगे ना, तो आपको ये हल्का सा 60 से उधर दिखाएगा, ठीक है, और जब आप यहाँ से होकर देखेंगे ना, यहाँ से देखेंगे, तो आपको वो 60 से कम दिखाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं पैरेलैक्स, ठीक है। ये भी एक तरह की एरर होता है, ठीक है, ये ऑप्टिक्स में बहुत काम आता है। ये जो पैरेलैक्स होता है वो ऑप्टिक्स में बहुत ज़्यादा काम का होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये सब एरर्स होती हैं, ठीक है। तो एरर के मामले में आपको समझ में आई चीज़ें, ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर। ग्रॉस एरर हमारी लापरवाही के कारण आती है, सिस्टमेटिक एरर इंस्ट्रूमेंटल में होती है, और रैंडम एरर का हमें पता ही नहीं होता कि वो किस लिए आई है। ये बात समझ में आ गई पूरी। अब अच्छा आगे बढ़ते हैं। सिस्टमेटिक एरर जो होती है वो होती है यूनिडायरेक्शनल। इसका मतलब समझो पहले। यूनिडायरेक्शन का मतलब ये है कि आपकी जो एरर हो रही है वो हर बार एक ही जैसे एरर आ रही है, मतलब आगे की तरफ आ रही है। जैसे मान लो कि मैंने आपको बोला कि बेटा बताओ इसकी लेंथ क्या है, और आपने इंस्ट्रूमेंट से जब मेजर करी तो आपको वो अभी मिली 2 देखो इसका जो ओरिजिनल था वो 2.3 था, आपने मेजर करा तो 2.4 निकला, फिर से मेजर करा 2.5 निकली, फिर से मेजर करा 2.6 निकली। तो ये हर बार ना पॉजिटिवली बढ़ रही है, आगे ही बढ़ रही है। तो इस तरह की जो ये यूनिडायरेक्शनल एरर बोली जाएंगी। इस तरह की जो एरर होंगी वो यूनिडायरेक्शनल आगे बढ़ रही हैं, या फिर हो सकता है या फिर वो 2.2 बता रहा हो, 2.1 बता रहा हो, है ना, 2.0 बताए, तो ये भी यूनिडायरेक्शन होगी, या तो कम बताए या तो फिर ज़्यादा बताए, है ना। इस तरह की एरर को हम डालेंगे सिस्टमेटिक एरर में। यूनिडायरेक्शन होती है सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। और जो नॉन सिस्टमेटिक होती है, मतलब अगर हम बात करें यूनिडायरेक्शनल नहीं होती, मतलब अगर हमने मेज़र करी इस रोड को, जब हम मेज़र करने गए तो आपने एक बार मेज़र करा तो पहला ऑब्जर्वेशन आपका 2.4 निकला, और दूसरा ऑब्जर्वेशन आपका 2.2 निकला, और तीसरा ऑब्जर्वेशन आपका 2.3 निकला, और चौथा 2.5 और 2.1 निकला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी आ रही है, उधर भी जा रही है। तो इस तरह के एरर को हम बोलेंगे रैंडम एरर में जाएगा, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्म डायरेक्शन में नहीं होता है, एक ही डायरेक्शन में नहीं होता, ठीक है। इसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती एक्चुअली, है ना, कि ये पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी हमें नहीं पता। बात समझ पा रहे हैं आप? अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर ये जो गलतियां होती हैं, हमें जहाँ तक पता है हमसे पॉजिटिव और नेगेटिव वाली गलती दोनों ही होती हैं, है ना। ये एरर का समझ में नहीं आया सर अभी हमें, तो इसका मतलब अभी समझाता हूँ मैं आपको। अभी आपको जो मैंने ये स्प्रिंग बैलेंस का एग्जाम्पल दिया ना, ये एग्जाम्पल सिस्टमेटिक एरर का है। कैसे, देखो ध्यान से। अभी क्या हुआ कि स्प्रिंग खराब हो गई तो 100 ग्राम ज़्यादा बताने लगी। अब चाहे आप 5 किलो वेट डालो, चाहे 10 किलो डालो, चाहे 100 किलो डालो, क्या ये हर बार उसका वेट ज़्यादा ही बताएगा, कम तो नहीं बताएगा ना। तो इस तरह से ये किस में आ जाएगा, यूनिफॉर्म डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शन में आ जाएगा, कि ये हर बार आपको ज़्यादा ही वेट बताने वाला है। बात समझे। एक और इसका एग्जांपल आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपने किसी का, जैसे आपने क्या करा कि थर्मामीटर लिया, और थर्मामीटर से आपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना चाहा कि बुखार है या नहीं, फीवर है या नहीं, ठीक है। तो थर्मामीटर से जब आप, अच्छा आपको एक बात पता है कि थर्मामीटर से जब हम मेजर करते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। उससे ऊपर हुआ तो हम समझेंगे वो फीवर की कैटेगरी में आ जाएगा। इतनी बात तो हमें क्लियर है। तो अब हमने थर्मामीटर को, हमें पता है कि भैया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका होना चाहिए, उसके अंदर हो तो ठीक है, बाहर नहीं जाना चाहिए। अब जब आपने उसे यूज़ करा, तो जब आप यूज़ करने गए तो आपको ये नहीं पता कि 98.6 फ़ारेनहाइट जो है वो बॉडी के कौन से पार्ट का होना चाहिए। अरे हो सकता है ना कि बॉडी के अलग अलग पार्ट का अलग अलग टेम्परेचर हो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि टंग के नीचे का जो हिस्सा होता है उसके अंदर जब हम थर्मामीटर रखते हैं तो उसका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना जरूरी है ना, उसके अंदर होता है तो हम सेफ रहते हैं। उसके ऊपर होता है तो हम उसको फीवर की कैटेगरी में डाल देते हैं। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब एक पर्सन आया, उसने आर्म पिट लिया, ठीक है, और उसने आर्म के नीचे रखा। तो जनरली क्या होता है कि आर्म पिट का जो, आर्म का जो टेम्परेचर होता है, आर्म के नीचे का जो टेम्परेचर होता है ना, वो माउथ के जो टंग के नीचे का जो टेम्परेचर है उससे 1 डिग्री कम होता है वो। मतलब ये कि
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर आपका टंग के नीचे का टेम्परेचर है तो ठीक है, उससे ज़्यादा हुआ तो आप फीवर की कैटेगरी में आओगे। और अगर आर्मपिट की बात करेंगे तो आपका 97.6 डिग्री होना चाहिए, तो ठीक है। अगर उससे ऊपर हुआ तो आप किस में आ जाएंगे, फीवर की कैटेगरी में। तो अब आपको क्या था कि आपको ये नहीं पता था मान लो, और आपने थर्मामीटर ये जो आर्मपिट लिया और उससे आपने आर्म के नीचे रखा और आपका जो आंसर आया वो आया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आपका आया। अब यहाँ पर दिक्कत सुनना, आपको क्या लगा, आपको तो पता था कि भाई 98.6 फ़ारेनहाइट जब होता है ना तो हमें फीवर नहीं होता है, जबकि हकीकत तो ये है कि आपने आम का मेज़र करा है और उसको फीवर है और आप बोले उसको फीवर नहीं है, तो ये आपकी गलती हुई, ये आपका एरर हो गया। तो ये एरर है आपका, समझ में आया। तो ये एरर आएगा आपका सिस्टमेटिक एरर में, क्योंकि आपने इंस्ट्रूमेंट जो है वो गलत यूज़ कर रहे हैं आप, इस तरह से देखा जाए तो। दूसरी बात, इसका जो वे है, आप क्या कर रहे हैं, आप आम का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं और टंग के नीचे का जो टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो आम का टेम्परेचर 98.6 निकलता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 1 डिग्री का बुखार है उसे, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का। अगर 99.6 डिग्री आता है तो आपको समझना चाहिए कि 2 का है, ठीक है। तो आपकी ये गलती हमेशा आपको पॉजिटिवली दिखेगी। बात समझ में आ रही है क्या, कि मतलब वो ए की तरफ शिफ्ट हुई, जिस तरह से अभी आपने वेट में देखा। बात समझ में आ रही है। देखो ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बहुत आसान है, हमें बस समझना है कि कौन सी एरर कौन सी होती है, ठीक है। मेजर जनरली लोगों को पता नहीं होती। तो ग्रॉस एरर हमको पता चल गई लापरवाही के कारण, सिस्टमेटिक एरर हमारे इंस्ट्रूमेंट के कारण, और रैंडम एरर का हमें पता नहीं है, ठीक है। और सिस्टमेटिक एरर हमारे पास यूनिडायरेक्शन होती है, जबकि रैंडम एरर यूनिडायरेक्शन नहीं होती। क्या अब आपको अंतर पता चल गया सिस्टमेटिक और रैंडम एरर में, है ना, एक यूनिडायरेक्शन है और एक नहीं है। दूसरी बात, देखो सिस्टमेटिक एरर में ना हम इसको देखो, इसका जो हमें ना कोज पता होता है, सिस्टमेटिक एरर का आपको कोज पता होता है कि किस कारण हुई, कि इंस्ट्रूमेंट में ये गलती हो गई थी या ये गलती है ना, जैसे अभी हमने बताया आर्मपिट का, तो हमको पता चल गया कि 1 डिग्री का अंतर था। तो इसका हमें कोज पता है, पहली बात। और दूसरी बात, इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, आपने अभी जैसे बोला कि आपका 1 डिग्री कम था, तो आप क्या करो, आप अपने एरर को उसमें ऐड करके आंसर बोलो। आपका 97 आता है, आप 1 डिग्री बढ़ा के आंसर दो, क्या दिक्कत है। तो आपकी वो जो एरर होगी वो हट जाएगी। बात समझ गए। तो हम कुछ एरर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके रिमूव कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं एक्चुअली। अच्छा, रैंडम एरर में क्या होगा फिर, रैंडम एरर का तो दिक्कत ये है कि हमें इसका रीज़न ही नहीं पता वो क्यों हो गई। अरे यार, जिस तरह से मान लो कि आप पेपर देके आए, 360 नंबर का पेपर था, हमने पूछा कि बेटा बताओ कितने नंबर आ रहे हैं, तो आपने आंसर दिया सर 230, और फिर हमने बोला कि बेटा पक्का 230 ही आ रहे हैं, पक्का है क्या, श्योर हो गया एकदम, तो बोलेगा नहीं नहीं सर, वो 2 क्वेश्चन का मुझे सर भरोसा नहीं है, वो +-10 मान लेना, आप +-10 मान के चलना। तो अब यहाँ पर ये चीज़ क्या होती है, ये एरर कहलाती है कि आपको और पता नहीं है, ये एरर हो गई। दूसरी बात, इसी तरह से अगर आपसे जो गलतियाँ होती है ना, जैसे आपका ABCD ऑप्शन था, तो ABCD ऑप्शन था, आपने 90 क्वेश्चन करे थे, 90 क्वेश्चन, तो 90 क्वेश्चन में हो सकता है आपने कहीं सिली मिस्टेक कर दी हो, B आपका आंसर आया भी था, आपने C पर गोलियां भर दिया आपने। होता है जनरली बेटा, है ना। आप और आपसे तो कई बार, कुछ बच्चे तो सोचेंगे हाँ सर बहुत बार हुआ है अपने से। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने B की जगह C ऑप्शन टिक कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, सिली मिस्टेक। अच्छा क्यों हुई, नहीं पता, रीज़न नहीं है इसका, डिफाइन नहीं है ना रीज़न, सिली मिस्टेक हो गई, गलती बस, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि 2 × 3 को आप 5 लिख देते हैं जल्दीबाजी में, तो ये हम इसको सिली मिस्टेक बोल देते हैं, है ना। तो ये रैंडम एरर होती है एक्चुअली, हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। हाँ, हम थोड़ा सा सावधानी से करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अभी क्लियर है कि जिसका रीज़न नहीं पता है ये सब रैंडम में जाती हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर सिस्टमेटिक में होती है, और लापरवाही के कारण ग्रॉस एरर होती है। ये तीनों हमें पता चल गई है। हम इसके कोज नहीं जानते हैं, इसके कोज जानते हैं। इसको मिनिमाइज करने के लिए हम एरर को एड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, आप ध्यान से समझना, ये मिनिमाइज कैसे होती है। तो आप क्या करो, आप ना एक ही चीज़, एक ही एक्सपेरिमेंट को दोबारा करो, तीसरी बार करो, चौथी बार करो, 5वीं बार करो। आपने जब ज़्यादा बार उसी एक्सपेरिमेंट को दोहराओगे ना, तो आपकी जो एरर होंगी वो कम हो जाएंगी। समझ में आया बात। और फाइनली आपको जो रीडिंग आई ना आपकी 4 से 5 बार जो आपने ऑब्जर्वेशन लिए, उन सब का आप अर्थमेटिक मीन ले लो। क्या ले लो बेटा, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन लेके जो रीडिंग मिलेगी ना आपको फाइनली, आप उसको एक्चुअल मान लेना। फिर मतलब आपके पास
एरर असलियत में घट चुकी होगी फिर। ठीक है, आपकी जो गलतियां होंगी वो आपकी गलतियां कम हो जाएगी। देखो अगर आपने सिर्फ एक बार रीडिंग ली और एक बार रीडिंग लेके आ गए बाहर और बोला कि सर मेरा आंसर ये आया, तो बेटा वो गलती ही मानी जाएगी आपकी। मगर आप उसी एक्सपेरिमेंट को 5 बार या 10 बार करके आते हो और उसका अर्थमेटिक मीन लेते हो और फिर बोलते हो कि सर मेरा रीडिंग ये आया है, तो आप इसमें ज़्यादा श्योर होंगे क्योंकि मैंने 10 बार रीडिंग ली है सर और उन सबका एवरेज ये बैठता है, तो लगभग आपके पास आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये ज़्यादा सही रीडिंग मानी जाएगी। तो आप रिमूव किस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो आपको ये तीनों एरर का मतलब पता चल गया है। ठीक, चलें, मेजरली हमें ये पढ़ना होता है क्योंकि हमें मेजरमेंट लेना होते हैं बहुत बार, तो ये दोनों का हमारे पास काम होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन मेजरमेंट की। ठीक है, तो बेटा देखो मेजरमेंट में ना सबसे पहली बात हमें ना सबसे इंपॉर्टेंटली 2 चीज़ पढ़ना होती है, एक होती है एक्यूरेसी, एक होती है प्रिसीजन। सबसे पहले आप ना इन दो का मतलब समझ लो, इन दो में थोड़ा सा अंतर क्या होता है एक्चुअली। एक्यूरेसी को थोड़ा बहुत आप समझते भी होंगे, आपको प्रिसीजन थोड़ा सा और अच्छे से समझना होगा यहाँ पर आपको। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर अभी प्रिसीजन समझते हैं जैसे। ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन को फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा करिए, से मान लो कि हमने 2 स्टूडेंट को बुलाया और हमने बोला कि बेटा बताओ इस लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है, और इस लाइन की लेंथ हमें पता है, मतलब मुझे पता है ये लेंथ, ठीक है, कि इसकी एग्जैक्ट रीडिंग जो भी है क्या होगी। ठीक है, और उसका जो एग्जैक्ट जो भी है नंबर वो हमने यहाँ पर एक पेज में फोल्ड करके रख दिया। ठीक है, 1.8 सेंटीमीटर मान लो उसका लेंथ है। ठीक है, ये उसकी एक्चुअल लेंथ है इस लाइन की। अब हमने 2 स्टूडेंट को बुलाया, ये दोनों स्टूडेंट को नहीं पता कि हमारे पास एक इस वाली की जो लाइन की लेंथ जो है वो हमारे पास लिखी हुई है। ठीक है, उसे उन दोनों को नहीं पता। उन दोनों को हमने बोला कि आप लोग इसकी लेंथ मेजर करिए। बात समझ में आ रही है? अब क्या हुआ कि जब स्टूडेंट नंबर ए आया और स्टूडेंट नंबर बी आया, स्टूडेंट नंबर ए ने इस लाइन की जब लेंथ को मेजर करा तो इसने पाया कि पहली बार जब उसने इसको मेजर करने गया तो इसको मिली वैल्यू 1.7। ठीक है, और फिर से जब वापस से मेजर करी तो जो वैल्यू है वो मिली इसे 1.8। फिर से दोबारा मेजर करा तो मिली 1.6 और फिर से दोबारा मेजर करा तो मिली 1.9। इस तरह से उसने 4 रीडिंग दे दी है ना, कि अलग अलग जब उसने बार इसको मेजर करा तो उसके पास ये लेंथ आई। ठीक है, अब स्टूडेंट नंबर बी ने भी मेजर करा। स्टूडेंट नंबर बी ने जब मेजर करा तो स्टूडेंट बी की जो रीडिंग थी वो रीडिंग थी 1.62 या अपन 1.64 मान लेते हैं अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, 1.64 रीडिंग उसकी आई थी। उसने दोबारा मेजर करा, उसको मिली 1.66 या 5 मान लो आप, 1.65। उसने तीसरी बार मेजर करा तो उसका मिला 1.66 और एक और बार मेजर करा तो 1.63। तो इस तरह से उसे रीडिंग मिली। ठीक है, तो ए की रीडिंग जो थी ये रही और बी की रीडिंग ये रही। तो अब एक बात समझिए, अब जब हमने उस चिट्ठी को जब खोला और उसमें हमने देखा, मतलब उन बच्चे ने देखा, ठीक है, उन स्टूडेंट ने जब देखा तो उसमें था 1.8 सेंटीमीटर लिखा हुआ। बात समझ में आ रही है? जब ए ने अपने इसमें देखा तो हम ए वाले का रिजल्ट जो है वो एक्चुअल लेंथ के बहुत नज़दीक है, मतलब कि ये वाला जो होगा ये एक्यूरेट ज़्यादा माना जाएगा, एक्यूरेट ज़्यादा माना जाएगा। हाँ, ये वाले का लेंथ जब इसने मेज़र करा था, जब स्टूडेंट बी ने मेज़र करा था लेंथ, तो जो उसका रिजल्ट है वो इससे थोड़ा दूर है इसके कंपैरिजन में। तो बात सही है, इसका जो रिजल्ट है वो इस वाले रिजल्ट के कंपैरिजन में दूर है। तो मतलब ये हुआ कि ये एक्यूरेट उतना ज़्यादा नहीं जितना ज़्यादा ये था। मगर दोस्त यहाँ पर ना ये प्रिसाइज ज़्यादा है। प्रिसाइज ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं हम, देखो ध्यान से, ये प्रिसाइज ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसका जो स्केल है वो ज़्यादा शार्पली मेजर कर रहा है। ये जो स्केल है वो ज़्यादा बेहतर स्केल है एज कम्पेयर टू दिस। समझ में आ रही है आपको बातें? ये ज़्यादा प्रिसाइज कहलाएगा और ये ज़्यादा एक्यूरेट कहलाएगा। तो अभी आप हमसे पूछेंगे कि सर दोनों में इंपॉर्टेंट ज़्यादा कौन है, मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या प्रिसाइजनेस? तो यार
अभी हम ना आपको धीरे धीरे बताएंगे कि एक्यूरेसी और प्रिसाइजनेस अपने आप में दोनों ही इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। मगर साइंटिफिकल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ ना आपसे, तो साइंटिफिकली लैंग्वेज में हमें जब किसी भी मेजरमेंट की चीज़ें हमारे सामने आती है तो हम सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं प्रिसाइज को, क्योंकि जो ज़्यादा प्रिसाइज होगा उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा अच्छी होगी, हम ऐसे मान के चलते हैं। अब थोड़ा सा हम वापस से समझते हैं कि प्रिसाइज है क्या हकीकत में। देखिए, प्रिसाइज मतलब ये हो रहा है यहाँ पर कि इसकी मेज़रमेंट की जो शार्पनेस है वो ज़्यादा है, ये ज़्यादा अच्छा मेज़र कर सकता है, ज़्यादा बेहतर मेज़र कर सकता है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम? जैसे अगर हम इसकी बात करें तो देखो, इसका अगर हम देखें तो 1.70, 1.80, 1.60, 1.90 इस तरह से रिजल्ट माने जाएंगे अगर, है ना। और अगर हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक जाएं अगर, तो इस तरह से रिजल्ट होंगे इसके, और इसके ये रहे। तो अब जरा देखो, इसके हर एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आए थे तो उनमें आप देखोगे कि 0.10 का डिफरेंस था। कितने? 0.10 का डिफरेंस था, 0.10 का डिफरेंस था। जबकि इनमें देखोगे ना आप, तो इनमें अगर आप देखोगे तो इसमें 0.01 का डिफरेंस है यार। मतलब कि इसने जब भी मेजर करी तो इसके गलतियां बहुत ही कम है खुद के मेजरमेंट से। जिससे अगर पहली बार जब उसने करा तो 1.64 आया था, जब दूसरी बार करा तो 1.65 आया। तो आप अगर देखेंगे कि अभी इन दोनों में जो एरर देखेंगे कि इसकी पहली वाली जो रीडिंग थी और दूसरी वाली जो रीडिंग है, इन दोनों में जब डिफरेंस देखेंगे, एरर देखेंगे, तो उसका वो देखेंगे तो 0.01 आएगा। ऐसे अगली बार वाली में भी 0.01 है। जबकि इसके केस में देखें अगर आप, तो इसमें 1.70 से 1.80 फिर 1.60। तो हो क्या रहा है कि इस वाले में ना मतलब डायरेक्टली मिनिमम 0.10 का डिफरेंस बढ़ जाता है। ये माना कि इस रिजल्ट के नज़दीक जरूर था ये, मगर शार्प इसने मेजर करा है, ठीक है। अगर हमें ये रिजल्ट ना पता होता ना, अगर ये रिजल्ट हमें पता ना होता तो आपको बोला जाता कि बताओ इन दोनों में ज़्यादा बेहतर कौन होगा या कौन सा सही माना जाना चाहिए ज़्यादा, तो आप ना इसको चुनेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी स्केल ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा शार्प मेजर कर सकती है, ठीक है। वो छोटा सा डिजिट भी बता सकती है ना, छोटी सी बिल्कुल लेंथ को भी मेजर कर पा रही है। और ऐसे ही अगर तीसरा वाला बच्चा है वो 1.666 बोल दें, 1.665 बोले, इस तरह से रिजल्ट बताने लगे, तो ये वाला इससे भी ज़्यादा बेहतर माना जाएगा फिर, है ना। और इन्हीं चीज़ को हम ना लीस्ट काउंट बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये जो चैप्टर है मेजरमेंट का, ये जो हिस्सा है एक्यूरेसी, प्रिसिजन, सिग्निफिकेंट फिगर और लीस्ट काउंट, ये जितनी भी कहानी है ना, इसके लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बना दिया है, आप जाकर वो देख लेना, तो आपको वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। अभी फिलहाल में बस ये देख लो कि एक्यूरेसी, प्रिसिजन ऊपर से समझ में आ रहा है क्या हमें? एक्यूरेसी मतलब रियल वैल्यू के करीब, ठीक है। प्रिसिजन मतलब कि आपके इंस्ट्रूमेंट में दम हो, मतलब किस तरह से कि वो ज़्यादा शार्प मेजर कर सकता हो। आप समझ रहे हैं क्या? आप ज़्यादा श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं, कि हमारा रिजल्ट ज़्यादा सही है, तो ये होता है प्रिसीजन। तो अगर आपके मन में अगर कभी ये क्वेश्चन आए कि सर एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या प्रिसीजन, तो आप किसको चुनेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन में? तो यार ऐसा है कि देखो, दोनों का ना एक अलग ही, आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे अगर आप मेजरमेंट की दुनिया में करेंगे तो मैं बोलूँगा जो प्रिसीजन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे लिए, क्योंकि अगर मेरे पास स्केल अगर अच्छी है तो मैं उससे एक्यूरेट रीडिंग ले पाऊंगा। अब दूसरी बात, अभी तो मैंने बोला प्रिसीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि जैसे अगर हमें आपने कभी ऐसे डॉट खेला हो, तो इसके अगर आपको इसमें खेला होगा आपने कभी ना कभी, ये देखा होगा, ठीक है। तो जब आप उसको डॉट मारना था, तो मान लो आपने जब इसमें निशाने जब मारे तो आपके जितने भी थे ना निशाने, तो वो एक इधर, ठीक है, एक इधर थे, इस तरह से आए थे। तो ध्यान से समझना, ये एक्यूरेसी के 2 पास में है, बाकी थोड़ा सा दूर रहे। और अगर हम बात करें इस वाले को, और जब इसमें मारे गए तो इस तरह से पड़े सारे के सारे, जो 4 डॉट्स हैं, 5 डॉट्स हैं, वो सभी के सभी इसमें इस तरह से पड़े और इसमें इस तरह से। तो हमें ये बताओ कि जीता कौन? आप बोलेंगे ये सर इसने ज़्यादा करीब मारा था,
तो आपने इसको जीतने के लिए क्यों बोला? क्योंकि इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी थी, मगर बेटा इसकी प्रिसाइजन ज़्यादा है। ये बात तो सही है, क्योंकि इसने जब भी मारे हैं तो वो बिल्कुल एकदम आसपास में ही पड़े थे। जिस तरह से आसपास में वैल्यू थी ना इधर, उसी तरह से ये आसपास में पड़े थे, मगर ये एक्यूरेसी से दूर थे। तो इसलिए अगर आप इस चीज़ के हिसाब से देखेंगे तो आपके पास एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, और अगर मेजरमेंट की दुनिया के हिसाब से देखेंगे तो आपके प्रिसीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब बात समझ में आ रही है कि आप इसको कंपेरिजन नहीं कर सकते। हाँ, हम बात करते हैं हमारी पढ़ाई की रिलेटेड, ठीक है, हमें IIT की एग्ज़ाम देना है, हमें स्कूल की एग्ज़ाम देना है, तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारे लिए जब भी मेजरमेंट सामने आता है तो हमारे लिए सबसे पहली प्रेफरेंस होगी किसको? प्रिसीजन को। हम ज़्यादा प्रिसाइज वाली चीज़ों को ज़्यादा एक्यूरेट भी मानते हैं। एक्चुअली प्रिसाइज वाली चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा मायने रखती हैं, हकीकत बात ये है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल है पूरा समझ में आया होगा। अच्छा, अगर हम इसके आगे थोड़ा सा बढ़ें और समझते हैं थोड़ा आगे हमें क्या पढ़ना है। देखो, मेजरमेंट के लिए हमने तो एक अलग से वीडियो बना दिया, जो कि मैंने आपको अभी बोल दिया है कि आप उसको देख लेना। अब बात करते हैं एरर के। तो एरर में अभी हमने देखो क्या बताया था, ग्रॉस एरर होती है लापरवाही के कारण, सिस्टमेटिक एरर कब होती है? ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर होती है, ठीक। कभी इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है, कभी इंस्ट्रूमेंट का वे यूज़ करने का वे गलत होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था थर्मामीटर और आर्मपिट का, ठीक है। तो आप उसमें आपको ये पता था कि 98.6 डिग्री होना चाहिए टेम्परेचर, मगर आपको ये नहीं पता था कि वो बॉडी के किस पार्ट का है, तो आप उसको गलत तरीके से मेज़र करने लगे, फिर है ना, आप आर्मपिट से मेज़र करने लगे और बोलने लगे कि उसमें 98.6 होना चाहिए, तो वो गड़बड़ हो गया फिर, है ना। तो इस तरह की एरर होती हैं, तो सिस्टमेटिक एरर में आएंगी वो सब, है ना। जैसे कभी स्प्रिंग बैलेंस खराब हो गया, तो इंस्ट्रूमेंट में जो भी चीज़ें खराबी होती हैं, है ना, या उसका वे अगर आप सही यूज़ नहीं करते हैं तो वो सिस्टमेटिक एरर में जाता है। रैंडम एरर में हमें बिल्कुल भी इसका रीज़न नहीं पता होता है, ये गलतियाँ हो जाती है, बस पता नहीं क्यों हो गई, बट हो गई। आपने रीडिंग ली, गलतियाँ हो गई, हमें नहीं पता क्यों हुई है, मगर इसको हटाने का तरीका क्या है? आप इसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ रीडिंग जो है, आप उसको बार बार एक्सपेरिमेंट करो, बार बार रीडिंग लो और उन सबका अर्थमेटिक मीन ले लो, ठीक है। तो ये वाली एरर हट जाएगी, ठीक है। और इस वाले को कैसे हटाते हैं? इस वाले को अगर आप वो जो एरर आ रहा है उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके आप हटा सकते हैं। बात क्लियर हो गई? अच्छा, इसका मतलब समझ लें, यूनिडायरेक्शन का मतलब क्या था इधर, कि जो ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में हो। सिस्टमेटिक एरर में ये यूनिडायरेक्शन होती है, सिस्टमेटिक एरर जो ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है। मेजरली हमें ये वाली मिलती है वैसे, है ना, मेजरली हमें यही वाली मिलेगी आपको। मगर सिस्टमेटिक एरर में अगर आपको कोई पूछे तो एरर बोलना ये ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में होगी, या तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी या तो ऑलवेज नेगेटिव होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग बैलेंस में जब आपने वेट टांगा, जब वेट नहीं टांगा था तो वो 100 ग्राम ज़्यादा बता रहा था, तो जब 5 किलो वेट टांग लिया तो हो सकता है अब तो वो जब और खींचा तो हो सकता है 100 ग्राम से भी ज़्यादा वेट बताने लगे एक्स्ट्रा में, है ना। तो 5 किलो 200 ग्राम बताने लगे, हमने 10 किलो टांगा तो हो सकता है 5 किलो 500 ग्राम बताने लगे, ठीक है। तो हमेशा वो बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो ये आपका ही क्लियर हो गया, सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर भी क्लियर हो गया आपको पूरी तरह से। इसके कोज हमें पता होते हैं, इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके कोज हमें बिल्कुल भी पता नहीं है ये क्यों हो रहा है, मगर हम इसको मिनिमाइज़ करने का तरीका ये है कि आप बहुत बार इसकी रीडिंग लो और इसके ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन ले लेना, ठीक है। क्लियर है? अब हमें ना जब आगे पढ़ेंगे, जब इसके हम आगे बढ़ेंगे तो अब हमें इसमें नेक्स्ट लेक्चर में एब्सोल्यूट एरर, है ना, और रिलेटिव एरर, ये सब परसेंटेज एरर, ये सब चीज़ें हमें पढ़ना है। और उसके बाद हमें पढ़ना होती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि IIT में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो होंगी प्रोपगेशन ऑफ एरर, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है IIT में, ठीक है। JEE एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक लास्ट थिंग आपसे मैं बोलूँगा रैंडम एरर के बारे में। आपके पास अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए सामने कि मान लो कि हमने एक एक्सपेरिमेंट करा और उस एक्सपेरिमेंट को हमने 100 बार दोहराया, मतलब, ठीक है। तो उसमें जो रैंडम एरर आई ना, 100 ऑब्जर्वेशन जब हमने लिए, हमने अर्थमेटिक मीन ये सब करा उस 100 ऑब्जर्वेशन का, और जो रैंडम एरर आई उसमें वो मान लो x थी, क्या बेटा, x थी वो। अब अगर हम उस ऑब्जर्वेशन को बढ़ा दें, 400 ऑब्जर्वेशन ले लें अब, ठीक है, तो बताओ अब एरर कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? द रैंडम एरर इन अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन
is x, then random error in the arithmetic mean of 400 observation would be equal to, आपको ऐसे पूछा जाएगा, तो आंसर क्या होगा? तो बेटा आंसर होगा x/4। क्यों ऐसा? क्योंकि रैंडम एरर में आप जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लेते हैं आपकी एरर उतनी घट जाती है। बात समझे? मतलब ये कि रैंडम एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, आप इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। हम यहां पर लिख देते हैं वो, द रैंडम एरर इन अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज x, ठीक है। देन random error in the arithmetic mean of 400 observation would be, आपसे ये पूछा 400 ऑब्जर्वेशन का आंसर क्या होगा, ठीक है। 400 ऑब्जर्वेशन लेंगे तो याद रखना हम ये बोल रहे हैं कि जो रैंडम एरर होती है ना तुम्हारी, जो रैंडम एरर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। मतलब कि आंसर हो जाएगा आपका x/4, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है क्या? क्या बोले हम कि अगर आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने बढ़ाएंगे उतनी एरर कम हो जाएगी। क्लियर है बेटा? चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जो हमें पढ़ना है अब वो होगा एरर में एब्सोल्यूट एरर, ये सब चीज़ें, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए थैंक यू।